नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों, तंत्रलोक में आपका स्वागत है। अब ये तंत्रलोक नाम सुनकर आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या नया अजूबा है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से इस चीज के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि ये हमारा एक नया चैनल है जहां पर आप लोगों को कुछ ऐसी डरावनी कहानियां सुनने को मिलने वाली हैं, जिन कहानियों को सुनते वक्त आपको लगेगा कि जैसे वो सब कुछ आपकी आंखों के सामने ही हो रहा है। इस चैनल पर आपको तंत्र मंत्र और खौफनाक रहस्यों से जुड़ी हुई लंबी लंबी कहानियां सुनने को मिलने वाली हैं। आज की इस कहानी को सुनकर आप लोग जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट से ही मैं इस चैनल को आगे बढ़ा पाऊंगा। अब मैं आप लोगों का ज्यादा समय खराब ना करते हुए आपको सीधा तंत्रलोक की खौफनाक कहानियों में लेकर चलता हूं, जिनकी शुरुआत हर रोज दिन ढलने के बाद अंधेरा कायम होते ही हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पूजा है और मैं राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में अपने पति नीरज के साथ रहती हूँ। वैसे मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव से हूँ, लेकिन अपने पति की जॉब की वजह से हम दोनों पति पत्नी यही सवाई माधोपुर में रहते हैं। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो कोई कल्पना और मनगढ़ंत कहानी नहीं, मेरी जिंदगी की हकीकत है, मेरी जिंदगी की सच्चाई है। वैसे जो कुछ मैं आज आप लोगों को बताऊंगी उस पर यकीन करना शायद आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये मेरी जिंदगी की एक ऐसी हकीकत है जिसे मैं चाहते हुए भी नहीं झुठला सकती और ना भूल सकती हूँ। मेरे साथ ये घटना तब घटित हुई जब मेरी शादी को 1 साल हुआ था। मेरी शादीशुदा जिंदगी अच्छे से चल रही थी। मैं और मेरे पति नीरज दोनों हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। उस दिन मेरी फर्स्ट शादी की सालगिरह थी। ऐसे में मेरे पति नीरज ने मुझे हमारी मैरिज एनिवर्सरी गिफ्ट के रूप में एक हीरे की अंगूठी गिफ्ट की। उस अंगूठी को देखकर मैं बहुत खुश हो गई और वो अंगूठी मुझे बहुत पसंद आई थी। वैसे भी नीरज ने मुझे ये अंगूठी देने के लिए कई महीनों तक अपनी सैलरी घर के खर्चों के अलावा बचा कर रखी थी, ताकि मेरे लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट खरीद सके। ऐसे में उन्होंने ये अंगूठी मेरे लिए खरीदी थी, जो मेरे लिए बहुत कीमती थी। मैं उस अंगूठी को रोजाना अपनी उंगली में पहनना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैंने गलती से कहीं उस अंगूठी को खोल कर रख दिया और भूल गई तो क्या होगा, क्योंकि मुझे अंगूठी पहनने की आदत नहीं थी। मैंने ना शादी के पहले ना शादी के बाद में अंगूठी पहनी थी, इसलिए मुझे डर था कि अगर मैं इस अंगूठी को पहनूंगी और गलती से कहीं उंगली में से खोल कर रख दी और खो गई तो क्या होगा। वैसे अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सगाई की अंगूठी भी तो मैंने पहन रखी होगी, तो मैं आपको बता दूं कि मैं एक ऐसे परिवार से संबंधित हूं जहां पर रिश्ते परिवार के सदस्यों की मर्जी से तय किए जाते हैं, और ये अंगूठी पहनाने की रस्म हमारे यहाँ नहीं होती। हमारे यहाँ पर सिर्फ बड़े बुजुर्ग आपस में बातचीत करके और कुछ रुपए सगुन के रूप में लड़के वाले को देकर रिश्ता तय करते हैं, और इसी तरह हमारी सगाई तय होता है। यहाँ तक कि मैंने अपनी शादी के जो गहने बनवाए थे उसमें भी अपने लिए कोई अंगूठी नहीं बनवाई थी, पर आज मेरे पति ने मुझे हीरे की अंगूठी गिफ्ट की थी जो मुझे बहुत पसंद थी। इसलिए मैंने सोच लिया कि कभी खास दिन होने पर ही ये अंगूठी पहनूंगी। ऐसे में मैंने उस अंगूठी को जब मेरे पति ने मुझे गिफ्ट किया तो अलमारी में रखने का सोचा, लेकिन नीरज ने कहा कि मैं एक बार उस पहनकर दिखाऊंगी, ये अंगूठी मेरे हाथ में कैसी लगेगी। इसलिए मैंने जैसे ही अंगूठी को पहना वैसे ही मुझे अपनी उंगली में जलन से महसूस होने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे मेरी उंगली को किसी ने भींच दिया हो और उसमें बहुत ज्यादा तकलीफ होने लग गई थी। ये देखकर मुझे थोड़ी हैरानी के साथ तकलीफ हो रही थी। तब ये देखकर नीरज बोल, क्या हुआ? तब मैं बोली, कुछ नहीं हो, और ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वही मेरी उंगली में अंगूठी देखकर मेरे पति बोले, तुम्हारे हाथ में सच में बहुत अच्छी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये खास तुम्हारे लिए ही ये अंगूठी बनी हो। उनका ये कहना था कि अचानक ऐसा लगा जैसे कोई तेज हवा का झोंका हमारे पास से गुजर गया हो। ये देखकर मैं घबराते हुए बोली, ये हवा कैसी? तब नीरज बोला, तुम भी ना बिना बात के डर जाती हो। अरे बाहर बरसात का मौसम हो रहा है, आंधी तूफान आ रहा है और खिड़की भी खुली है, तो हवा तो आएगी ना। तब ये सुनकर मैं बोली, हाँ, और मैं भी बेवजह छोटी छोटी बातों पर डर जाती हूँ। ये सोचकर मैंने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उस अंगूठी को बड़े ही प्यार से संजोकर अपनी अलमारी में संभाल कर रख दिया। उस दिन नीरज के ऑफिस में ज्यादा काम था, जिसकी वजह से उस घर आने में थोड़ी देरी हो गई थी, इसलिए वो खाना बाहर से ही हमारे लिए लेकर आया था।
तब हम दोनों साथ में खाना खाने लगे। फिर खाना खाने के बाद अपनी शादी से संबंधित बातें करते हुए हम लोग सो गए। तब रात को अचानक मुझे ऐसा लगने लगा जैसे हमारे घर की छत पर कोई चल रहा हो। वो इतनी तेज कदमों से चल रहा था कि उसकी आवाज साफ नीचे मुझे सुनाई दे रही थी। ये देखकर मैं सोचने लगी कि रात के समय हमारे घर की छत पर इस समय भला कौन हो सकता है। कहीं कोई चोरी के इरादे से तो नहीं घुस आया। ये सोचकर मैं अपने पति को जगाया। वैसे जब मैंने नीरज को जगाया तो अचानक वो आवाजें आना बंद हो गईं, लेकिन मैंने नीरज से इस बारे में कहा। तब मेरी बात सुनकर नीरज बोला, पूजा तुम बेवजह डरती रहती हो, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे भी मुझे सुबह ऑफिस जाना है, मुझे सोने दो। तब ये सुनकर मैं बोली, नीरज मैंने सच में आवाज सुनी है। तब नीरज बोला, शायद कोई कुत्ता बिल्ली होगा, सो जाओ। तब ये सुनकर मैं भी सोचा, हाँ ये हो सकता है, और सोने के लिए लेट गई। अभी मेरी आंखें लगी ही थीं कि फिर से मुझे ऐसा लगने लगा जैसे बाहर हाल में कुछ गिरने की आवाज आई है। तब ये देखकर तुरंत मेरी नींद खुल गई और मैं उठकर बाहर हाल में आई, लेकिन सब कुछ व्यवस्थित था, ऐसा कुछ भी नहीं था। तब मैं सोने लगी कि अभी तो मुझे कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी थी, लेकिन यहां तो सब ठीक है। फिर सोचा शायद मेरा भ्रम होगा। ये सोचकर मैं वापस आकर अपने कमरे में सोने के लिए लेट गई और कुछ ही देर में सो गई। अगले दिन सुबह नीरज कमरे में ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। मैं नीरज के लिए रसोई में चाय बना रही थी। जैसे ही मैं चाय बनाकर चाय का पाटिल गैस पर से गैस चूल्हे से उतरना चाहा तो अचानक एक काली छिपकली मेरे हाथ पर जाकर कहीं से गिरी। अचानक उस छिपकली के गिरने से मेरी चिक निकल गई और मैं पाटिल मेरे हाथ से छूट गया है। तो भगवान का शुक्र है कि चाय मेरे ऊपर नहीं गिरी। तब मेरी चीज सुनकर नीरज भागते हुए वहां पर आया और बोला, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तब मैं घबराते हुए बोली, नीरज में छिपकली मेरे हाथ पर गिर गई थी, जिसकी वजह से ये चाय का पाटिल मेरे हाथ से छूट गया। तब नीरज ने उस चाय के पतीले की तरफ और फर्श पर फैली हुई चाय की तरफ देखा और मेरी तरफ देखकर बोला, वैसे चाय तुम्हारे ऊपर तो नहीं, करीना तुम ठीक तो हो ना? तब मैं बोली, हाँ मैं ठीक हूं। तब नीरज मजाक बनाते हुए बोला, वैसे तो तुम इतनी बात दूर बनती हो, और एक जरा सी छिपकली से डर गई। ये कहते हुए हंसते हुए वापस कमरे में चला गया। वैसे अचानक कुछ छिपकली के गिरने से मेरी तो दिल की धड़कन ही बढ़ गई थी, लेकिन फिर मैं अपने आप से कहा, मैं भी जरा सी बात पर डर जाती हूं। ये कहते हुए मैं नीरज के लिए नाश्ता बनाने लगी। वहीं फिर नीरज ऑफिस के लिए चला गया और मैं रोजाना की तरह अकेली रह गई। ऐसे में मैं अपना टाइम पास करने के लिए अपनी एक फ्रेंड से फोन पर बातें करने लगी। मैं उससे फोन पर बातें कर रही थी। अचानक मेरी नजर अलमारी की तरफ गई जो खुली हुई थी। तभी ये देखकर मैं अपनी बार आपसे बोली, है नीरज, बिना कितनी बार बोला है, अलमारी को खुला मत छोड़ा करो। अगर गलती से कहीं से चूहा अंदर चला गया तो सारे कपड़ों को खराब कर देगा। ये सोचते हुए मैं अलमारी को अच्छे से बंद किया। फिर मैं फोन पर बातें करते हुए खिड़की के पास खड़े होकर बाहर की तरफ देखने लगी। अचानक फिर से मुझे कुछ आवाज आई। मैं पीछे देखा तो अलमारी फिर से खुली हुई थी। ये देखकर मुझे हैरानी हुई कि मैं तो अभी अलमारी को बंद किया था, फिर ये खुला कैसे गई? लेकिन फिर से अलमारी को बंद कर दिया। शाम को नीरज ऑफिस से आ गया। उसने बताया कि उस अपने ऑफिस की वजह से 2 दिन के लिए कहीं बाहर जाना है। ऐसे में मुझे 2 दिन अकेले ही रहना था। इससे पहले भी मैं 1-2 बार अकेली रही थी, इसीलिए मैं नीरज से बोली, कोई बात नहीं, मैं रह लूंगी। उस दिन इसी बारे में बात करते हुए खाना खाकर हम दोनों सो गए। रात को अचानक मुझे लगा जैसे कोई मेरी चादर खींच रहा हो। ये देखकर अचानक मेरी नींद खुल गई। मैंने चारों तरफ देखा लेकिन कोई नहीं था, पर मेरी चादर नीचे पड़ी हुई थी। ये देखकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई। फिर सोचा शायद नीरज ने नींद में नीचे गिरा दी होगी। ऐसे में मैं फिर से चादर को ओढ़ लिया। तभी अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे सिर की तरफ खड़ा हुआ था और मेरे ऊपर झुका हुआ है। उसके बाल जैसे मेरे चेहरे को टच कर रहे थे। ये देखकर तो मैं और ज्यादा घबरा गई। मैं घबराते हुए मैंने आंखें खोली, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। तब मैं अपने आप से बोली, मैं भी ना एक नंबर की डरपोक हूं। ये सोचते हुए मैंने फिर से सोने के लिए आंखें बंद करने लगी और कुछ ही देर में सो गई। उस दिन मैंने एक बड़ा ही डरावना सपना देखा। एक अजीब से चेहरे वाली औरत को देखा जिसका पूरा चेहरा जला हुआ था। जगह जगह मांस निकल रहा था, खून निकल रहा था। उसके हाथ पैर भी इसी तरह के थे और हाथों के नाखून इतने बड़े थे कि किसी की जान लेने में एक पल भी ना लगाएं। उसके लंबे घने बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे,
जिसकी वजह से उन बालों के अंदर से दिखाई दे रही। उसकी आंखें इतनी भयानक लग रही थीं कि पूछो मत। उस डरावनी चेहरे को अपने सपने में देखकर मैं घबराते हुए नींद से जाग गई। फिर मैंने अपने पति की तरफ देखा और फिर से सो गई। अगले दिन सुबह नीरज घर का जितना भी सारा सामान, राशन वगैरह था, मेरे के लिए रखकर अपने ऑफिस के लिए रवाना हो गया, क्योंकि मुझको 2 दिन घर पर अकेले रहना था। ऐसे में मेरी जरूरत का सारा सामान नीरज बाजार से लाकर रख गया था, जिससे मुझको किसी तरह की कोई परेशान ना हो। उस दिन मैं अपनी मम्मी से फोन पर बातें कर रही थी। मैंने अपनी मम्मी को बताया कि नीरज ने मुझे गिफ्ट के तौर पर एक हीरे की अंगूठी दी है। जब मैं ये बातें कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे एक तेज हवा का झोंका मेरे पीछे से गुजर गया हो। तब मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नहीं था, तो मैं फिर से बातें करने में व्यस्त हो गई। इसी तरह सारा दिन गुजर गया। शाम को ऑफिस से ही नीरज 2 दिन के लिए कहीं जाने के लिए रवाना हो गया था। कॉल करके उसने इस बारे में मुझे बता दिया था। ऐसे में नीरज के जाने के बाद घर पर मैं अकेली थी। पहले तो मैं अपने घर वालों से बात करती रही, फिर अपने लिए खाना बनाया और खाना खाकर देर रात टीवी देखकर टीवी को बंद करके सोने के लिए लेट गई। लेकिन रात को अचानक कुछ आवाज सुनकर मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि टीवी चल रहा था। यह देखकर मैं अपने आप से बोली, टीवी तो मैंने बंद कर दिया था, यह फिर से कैसे चालू हो गया। यह सोचकर फिर बोली, हो सकता है गलती से मैं भूल गई और देखते ही मुझे नींद आ गई हो। यह सोचते हुए मैंने फिर से टीवी को बंद किया। तभी अचानक रसोई में मुझे बर्तनों के गिरने की आवाज सुनाई देने लगी, जिसकी वजह से मैं और घबरा गई। फिर रसोई में से नल में से पानी गिरने की आवाज ही सुनाई देने लगी। यह सब कुछ देखकर मुझे डर लगने लगा कि हैं आवाज कैसी। मैं तो सारे बर्तन साफ किए थे, नाल भी अच्छे से बंद किया था। यह सोचकर दबे कदमों से घबराते हुए रसोई में गई तो देखा कि वहां सब कुछ ठीक था। तब मैं वापस अपने कमरे में आने के लिए मुड़ी ही थी कि अचानक घर का जो मेन गेट था उसके खटखटाना की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई तेज आवाज में उस खटखटा रहा हो। यह देखकर तो मैं और घबरा गई कि रात के 12 बजे भला कौन हो सकता है। इसलिए मैंने दरवाजा नहीं खोला और घबराते हुए पूछने लगी, कौन है, कौन है? लेकिन कोई आवाज नहीं आई। तब मैंने दरवाजा नहीं खोला क्योंकि मैं आज अकेली थी। लेकिन मेरे बार बार ये पूछने पर कि बाहर कौन है, कौन दरवाजा खटखटा रहा है, तो दरवाजा खटखटाना की आवाज बंद हो गई। लेकिन तभी अचानक जो खिड़कियों थी, जोर जोर से उन्हें खटखटाने की आवाज सुनाई देने लगी। ये देखकर मैं और ज्यादा घबरा गई और भागते हुए अपने कमरे में आ गई। कमरे का दरवाजा बंद किया। तभी अचानक कमरे की जो पिछली खिड़की थी उस खटखटाना की आवाज सुनाई देने लगी। ये देखकर तो मैं और घबरा गई। फिर सोचने लगी, हो सकता है कि बरसात की वजह से बाहर तेज आंधी तूफान आ रहा हो और हवा की वजह से खिड़की दरवाजे की आवाज आ रही हो और बेवजह ही ऐसी डर रही हो। यह सोचकर मैंने खिड़की को खोलकर देखा। बाहर कोई नहीं था और मौसम भी एकदम शांत था। यह देखकर मैंने खिड़की को बंद करने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही कुछ आवाज आने से उसने पीछे मुड़कर देखा तो अलमारी खुली हुई थी। तब यह देखकर मुझे और हैरानी हुई। तब मैं खिड़की को बंद किए बिना ही सीधे अलमारी के पास आई और फिर अलमारी को अच्छे से बंद कर दिया और वापस जाकर उस खिड़की को अच्छे से बंद किया। जैसे ही खिड़की को बंद करके मैं पीछे की तरफ मुड़ी तो देखा अलमारी फिर से खुली हुई थी। ये देखकर तो और ज्यादा घबरा गई। लेकिन तभी अचानक मैंने जो देखा उस देखकर तो मेरी चीख निकल गई। अलमारी में से वही भयानक सूरत वाली औरत निकल कर आई थी जिसे मैंने कल रात सपने में देखा था। वो औरत एक सफेद कलर की साड़ी पहने हुए थी। उसके लंबे बाल थे जो कुछ आगे की तरफ भी आ रहे थे। उसका चेहरा बहुत डरावना था, जगह जगह से जला हुआ था। हाथ पैर भी जले हुए थे। चेहरे और हाथ पैरों में से मांस लटक रहा था। आंखें बड़ी ही भयानक और सफेद कलर की थीं। नाखून बड़े बड़े थे। यह देखकर तो मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। ऐसा लगा जैसे मेरे पैर ही जमीन पर चिपक गए हों, जैसे मैं अभी बेहोश होकर गिर जाऊंगी। मेरी तो सांस हलक में अटक गई थी। वहीं पर वो औरत, जो औरत नहीं एक चुड़ैल थी, मुझे गुस्से में घूरते हुए मेरी तरफ बढ़ रही थी। तब उस अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर मैंने हिम्मत करके रोते चिल्लाते हुए घबराते हुए वहां से भाग गई और अपने घर का जो मेन दरवाजा था उस खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। तब घबराते हुए मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी और वो चुड़ैल अपनी भयानक सूरत के साथ
मेरी तरफ बढ़ती जा रही थी। तभी मेरे पड़ोस में एक आंटी रहती थी जिससे मेरा अच्छा बोलना चलना था। उसने मेरी चिल्लाने की आवाज सुनी तो वो भागते हुए वहां आई। वैसे उस पता था कि मैं अकेली हूं। ऐसे में वो मेरे घर का बाहर से दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी। उस समय वो चुड़ैल मेरी सामने आकर खड़ी हो गई। उसने गुस्से में मेरी तरफ देखा और अपने नाखून मेरे गले की तरफ बढ़ाए। ये देखकर तो मुझे अपनी मौत अपनी आंखों के सामने नजर आने लगी। तभी अचानक घर का दरवाजा खुल गया। ये देखकर मैं जैसे ही भागने लगी, सामने आंटी से टकरा गई और मेरी चीख निकल गई। तब आंटी मुझे संभालते हुए बोली, पूजा क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तब मैंने घबराते हुए हड़बड़ाते हुए घर के अंदर की तरफ हाथ करके बोली, आंटी वो अंदर कोई है? तब मेरी आवाज सुनकर आंटी ने अंदर की तरफ देखा, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। तब आंटी बोली, क्या हुआ, अंदर तो कोई नहीं है? तब मैं घबराते हुए बोली, नहीं, एक औरत है, बहुत डरावनी है, वो मुझे मार डालेगी, आंटी मुझे मार डालेगी। मैं घबराते हुए बोली। तब आंटी बोली, पूजा कुछ नहीं है। लेकिन मैं तो इतनी ज्यादा घबरा गई थी कि घबराते हुए बेहोश हो गई। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि नीरज मेरे पास में बैठा हुआ था, क्योंकि आंटी ने रात को मेरे बेहोश होने पर कॉल करके नीरज को मेरे बारे में बता दिया और वो तुरंत ही वहां से आने के लिए रवाना हो गया था। उस समय नीरज को देखकर मैं घबराते हुए रोने लगी और बोली, नीरज यहाँ पर कुछ हैं, वो चुड़ैल चुड़ैल हैं, यहाँ पर वो मुझे मार डालेगी कि हम यहाँ से चलते हैं। नीरज। तब मेरी ऐसी बातें सुनकर नीरज हैरानी से बोला, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? पूजा कोई नहीं है यहाँ पर। कल रात को भी तुम घबरा गई थी, डर गई थी। आंटी बता रही थी कि उसने पूरे घर में देखा था, कोई नहीं था। जरूर तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। और तुम्हें पता है, जब आंटी ने मुझे कॉल करके इस बारे में बताया तो मैं सब कुछ छोड़कर चला आया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तुम घबराओ मत। ये कहते हुए नीरज मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी आंखों के सामने तो वही दृश्य आ रहा था जब मैंने उस डरावनी औरत को देखा था और उसने मारने के लिए अपना हाथ मेरी गर्दन की तरफ बढ़ाया था। ये याद आते ही मैं घबराते हुए चीख पड़ी। तब ये देखकर नीरज भी घबरा उठा और मुझसे बोला, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? लेकिन घबराहट की वजह से मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। उस समय मैं कितना ज्यादा डर गई थी, मैं बात नहीं सकती। तब नीरज मुझे समझाने लगा कि मैंने कोई बुरा सपना देखा है, ऐसा कुछ नहीं है। काफी समझाने पर मैं थोड़ा नॉर्मल हुई। अब मेरी तबीयत को देखते हुए मेरा मन बहलाने के लिए नीरज शाम के टाइम मुझसे बोला, चलो तुम अच्छे से तैयार हो जाओ, मेरे एक दोस्त के बेटे की बर्थडे पार्टी है, हमें उसमें चलना है। तब मैं बोली, नहीं, मेरा जाने का मन नहीं है। तब नीरज बोला, अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो वहां तुम्हारा मन भी बहल जाएगा, यहां पर रहोगी तो परेशान रहोगी। तब नीरज की बात मानकर मुझे भी लगने लगा कि अगर मैं वहां जाऊंगी तो मेरा मन भी थोड़ा बढ़ जाएगा। ये सोचकर मैं तैयार होने लग गई। मैंने पहनने के लिए अलमारी में से एक सुंदर सी साड़ी निकाली और तैयार हो गई। तैयार होने के बाद जब मैं अपनी अलमारी बंद करने को थी, तभी मेरी नजर उस बॉक्स पर गई जिसमें हीरे की अंगूठी रखी हुई थी। उस हीरे की अंगूठी को देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैंने उस बॉक्स को उठाया और उस अंगूठी को लेकर प्यार से उसकी तरफ देखा और उसे अपनी उंगली में पहन लिया। तब जैसे ही मैंने उस अंगूठी को अपनी उंगली में पहना तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ और मेरी उंगली दर्द करने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे कोई चाकू से मेरी उंगली को काटने की कोशिश कर रहा हो। पहले तो मैंने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे अंगूठी मुझे ऐसे महसूस हो रही थी जैसे मेरी उंगली में धंसते जा रही हो। धीरे धीरे मेरी तकलीफ भी बढ़ती जा रही थी और मुझे बहुत ज्यादा दर्द होने लग गया। तभी जिस उंगली में मैंने हीरे की अंगूठी पहनी थी उस जगह से खून निकलने लग गया और मुझे बहुत तकलीफ होने लगी। तब ये देखकर मैं बहुत घबरा गई। मैंने अंगूठी खोलने की कोशिश की, लेकिन खोल नहीं पा रही थी। तब ये देखकर मैंने नीरज को आवाज लगाई, लेकिन डर की वजह से मेरे गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी। ये देखकर मैं दरवाजे की तरफ जाने लगी। तभी अचानक जैसे किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया। तब किसी के खुरदरे हाथों का अपने पैर पर स्पर्श पाकर मैं और ज्यादा घबरा गई और मैं घबराते हुए अपने पैर की तरफ देखा तो देखा कि एक काला बड़ा भयानक सा हाथ जिसमें से खून और मांस निकल रहा था वो मेरे पैर को पकड़ा हुआ था। उस हाथ के सिवा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तब ये देखकर मैंने घबराते हुए अपना पैर छुड़ाने की कोशिश की और अचानक नीचे गिर गई। तब मैंने घबराते हुए उठने की कोशिश की तो जैसे ही नजर उठाकर देखा
तो मेरे सामने वही कल रात वाली चुड़ैल खड़ी हुई थी। उस डरावनी सूरत वाली औरत यानी चुड़ैल को देखकर मेरे होश उड़ गए। वो औरत गुस्से में मुझे घूरते जा रही थी। एक तो वो औरत देखने में इतनी डरावनी थी, ऊपर से गुस्से में मुझे देख रही थी, जिसकी वजह से मेरी तो सांस ही गले में अटक गई। तब उस डरावनी चुड़ैल ने अपने हाथ से मुझे हवा में उठाया और हवा में चारों तरफ फिरा दिया। ये देखकर मैं और ज्यादा घबराने लग गई। मैं चिल्लाना चाहती थी, लेकिन डर की वजह से चिल्ला भी नहीं रही थी। तभी उस चुड़ैल ने मुझे गुस्से में नीचे पटक दिया और फिर उठाकर फिर से हवा में फेंक दिया, जिसकी वजह से दीवार से मेरा सिर टकरा गया और उसमें से खून निकलने लग गया। मुझे चोट लग गई थी। तब मैं बेहोश होने वाली थी। तभी नीरज तैयार हो गई। क्या पूजा ये कहते हुए अंदर आया और मुझे जमीन पर पड़े हुए देखकर मेरे सिर से खून बहता देखकर घबरा गया और मेरे पास आकर मुझे संभालने लगा। तब ये देखकर मैंने उस तरफ देखा जहां पर वो चुड़ैल खड़ी हुई थी, लेकिन अब वो वहां पर नहीं थी। तब ये देखकर मैं नीरज को कुछ बताना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं बेड पर थी। नीरज मेरे पास में बैठा हुआ था और मेरे सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। डॉक्टर भी वहीं पर था, लेकिन तभी उस चुड़ैल पर मेरी नजर पड़ी जो मेरे सामने खड़ी गुस्से में मुझे घूरते जा रही थी। उस समय वो हीरे की अंगूठी मेरी उंगली में ही थी। शायद इसीलिए वह चुड़ैल अब भी मुझे दिखाई दे रही थी, जबकि नीरज को वो चुड़ैल दिखाई नहीं दे रही थी। तब मुझे इस तरह घबराते देखकर नीरज ने मुझे संभालने की कोशिश की। तभी नीरज की नजर मेरी उंगली पर पड़ी जिसमें खून निकल रहा था। तब ये देखकर नीरज ने जल्दी से उस हीरे की अंगूठी को मेरी उंगली से निकाला और एक तरफ रख दिया और बोला, ये क्या हुआ? ये अंगूठी तुम्हारी उंगली में कैसे फंस गई? और जिससे खून भी निकल रहा था उस दिन तो ठीक थी। तब ये देखकर मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन मुझे भी हैरानी हो रही थी कि नीरज ने आसानी से उस अंगूठी को मेरी उंगली से निकालकर पास में टेबल पर रख दिया था, जबकि मैंने बहुत कोशिश की थी उस खोलने की, लेकिन वो अंगूठी को मैं खोल नहीं पाई थी। तब नीरज के पूछने पर कि मेरे हाथ में अंगूठी कैसे फंसी, मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। डर की वजह से हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि कुछ भी बोल सकूं। तभी मेरी नजर उस चुड़ैल की तरफ गई जो मेरे उंगली से अंगूठी को खोलते ही अचानक उस अंगूठी की तरफ बढ़ी और गायब हो गई, जैसे उस अंगूठी में समा गई हो। ये देखकर मैं घबराते हुए फिर से चिल्ला उठी। तब डॉक्टर ने नीरज को मेरे बारे में बताया कि अभी इसकी तबीयत ठीक नहीं है, शायद इसके सिर पर कोई गहरी चोट लगी है। आप कल सुबह ही इस अस्पताल ले जाकर इसका चेकअप करवा कर ले आइए, जिससे पता चल जाएगा कि कोई गहरी चोट है या नहीं। ये कहकर कुछ दवाई देकर डॉक्टर चला गया। उस समय मेरी हालत देखते हुए नीरज मेरा बहुत ध्यान रख रहा था। अगले दिन नीरज मुझे अस्पताल लेकर गया। मेरे सिर की सीटी स्कैन एमआरआई करवाई और डॉक्टर को मुझे दिखाकर मुझे लेकर घर आ गया। वैसे उस समय नीरज ने मेरा ध्यान रखने के लिए अपने ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी भी ले ली थी। अगले दिन शाम को रिपोर्ट आ गई। सब कुछ नॉर्मल था। सिर में भी ज्यादा गहरी चोट नहीं थी, लेकिन मैं इतनी घबराई हुई थी कि कुछ बोल नहीं पा रही थी। और ये देखकर नीरज की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या है, मुझे चोट कैसे लगी। वो तो यही समझ रहा था कि जरूर गलती से मेरा सिर दीवार से टकरा गया, जिसकी वजह से मुझे चोट लगी है। वही जब मेरा डर थोड़ा कम हुआ तो मैंने नीरज को सारी सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन नीरज का मेरी बातों पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल था। शायद अगर मेरे साथ ये घटना ना होती और कोई मुझे ऐसी कोई घटना बताता तो मैं उस पर यकीन नहीं कर पाती। यही हाल नीरज का था। मैं उस कैसे भरोसा दिलाऊं कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है, मैं समझ नहीं पा रही थी। वही रात को जब मैं नीरज के साथ सो गई तो अचानक एक आवाज सुनकर मेरी नींद खुल गई। तब मैंने आंखें खोलकर देखा तो देखा कि पास में टेबल पर जो हीरे की अंगूठी रखी हुई थी उसमें से एक लाल कलर की रोशनी निकल रही थी, और कुछ ही देर में उस लाल कलर की रोशनी ने एक साए का रूप धारण कर लिया और वो वही डरावनी औरत बन गई। अब वो चुड़ैल गुस्से में मेरी तरफ देखने लगी और मेरी तरफ बढ़ने लगी। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गई। कभी मैं उस अंगूठी को देख रही थी तो कभी उस डरावनी चुड़ैल को। तब मैंने घबराते हुए हाथ बढ़ाकर नीरज को जागने की कोशिश की। तब जैसे ही नीरज की नींद खुली तो पूजा ने देखा कि वो चुड़ैल तुरंत एक लाल कलर के धुएं में बदलकर वापस उस अंगूठी में चली गई और सब कुछ पहले की तरह शांत हो गया। तब ये देखकर मुझे हैरानी हुई
और मैंने घबराते हुए नीरज को सारी बात बताई, लेकिन नीरज ने कहा कि यह मेरी आंखों का भ्रम है, मैंने जरूर कोई डरावना सपना देखा है और कुछ नहीं। ये कहते हुए मुझे वापस सोने के लिए बोल दिया। तब मैं घबराते हुए हड़बड़ाते हुए बोली, नीरज मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, मैं सच बोल रही हूं, मेरी आंखों का कोई भ्रम नहीं है, इस हीरे की अंगूठी में कुछ है, वो चुड़ैल इसी में रहती हैं। ये सुनकर नीरज हैरानी से मेरी तरफ देखने लगा कि ये मैं कैसी बातें कर रही हूं। वैसे हैरान कर देने वाली बात उसके लिए थी ही, क्योंकि नीरज तो क्या कोई भी मेरी बात पर उस समय यकीन नहीं करता। तब मेरी हालत को देखते हुए नीरज ने मुझे वापस सोने के लिए बोल दिया। मैं नीरज को समझना चाहती थी कि मैंने क्या देखा है, लेकिन नीरज ने फिर मुझे आराम करने के लिए बोला और तब तक जागता रहा जब तक मैं घबराते हुए उसका हाथ अपने हाथों में लेकर सो नहीं गई। शायद मेरी बातें सुनकर नीरज भी यही सोच रहा था कि मैं कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हूं। मेरी वजह से वो भी बहुत परेशान था। वही जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा था, उसके बाद मुझे यकीन हो गया था कि इस हीरे की अंगूठी में कोई ना कोई गड़बड़ तो है, क्योंकि जब से ये अंगूठी घर में आई है तब से ही ये अजीब अजीब सी घटनाएं मेरे साथ होने लगी हैं। सुबह मैंने नीरज से साफ बोल दिया कि मुझे ये अंगूठी नहीं चाहिए। इस अंगूठी में वो चुड़ैल रहती हैं। इस अंगूठी को चाहे कहीं फेंक कर आओ या कहीं दे कर आओ, मुझे ये अंगूठी नहीं चाहिए। तब मेरी हालत देखकर मेरा मन रखने के लिए नीरज ने उस अंगूठी को छुपाकर अलमारी में रख दिया और मुझसे बोल दिया कि वो वापस उसी दुकान पर देकर आ गया है जहां से खरीद कर लाया है। तब ये सुनकर मुझे एक तसल्ली हुई। अब मुझे लगने लगा था कि अब ऐसी कोई घटना नहीं होगी। ये सब कुछ उस अंगूठी की वजह से हो रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो अंगूठी उसी घर में और उस अलमारी में है। अगले दिन सुबह जब मैं अलमारी में से कुछ निकाल रही थी, तभी मेरी नजर उस अंगूठी के बॉक्स पर पड़ी। ये देखकर एक पल के लिए तो मैं घबरा गई और नीरज को आवाज लगाने लगी। जैसे ही नीरज आया तो मैं उसकी तरफ देखकर गुस्से में बोली, मैंने आपसे कहा था ना कि ये अंगूठी आप या तो कहीं फेंक कर जाओ या किसी को दे आओ, मुझे ये अंगूठी इस घर में नहीं चाहिए। तब मेरी बात सुनकर नीरज बोला, लेकिन पूजा, लेकिन मैं उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती थी। तब मैंने गुस्से में उस बॉक्स को उठाया और कमरे से लेकर निकल गई। मेरे पीछे पीछे नीरज मेरी बात सुनो, पूजा ये कहते हुए गया। तब मैं सीधी ही उस बॉक्स को लेकर मेरे मकान के आगे जो थोड़ा सा गार्डन था उसमें आई। वहां पर पहले ही मैंने पेड़ पौधों का, सूखे पत्तों का, इनका ढेर सारा कचरा था जिसमें मुझे आग लगानी थी। उस कचरे को देखकर मैंने उसमें आग लगा दी और मैं उस आग में उस अंगूठी को डालने ही वाली थी कि अचानक मेरा हाथ जैसे किसी ने पकड़ लिया हो और उस मरोड़ दिया हो। तब मुझे हाथ में बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी। ये देखकर मैं चिल्लाने लगी। तब नीरज मेरे पास आया और बोला, क्या हुआ? लेकिन उससे पहले ही मेरे हाथ से वो अंगूठी नीचे गिर गई और बॉक्स से बाहर निकल गई। मैं दर्द की वजह से कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तभी उस अंगूठी में से वही लाल कलर का धुआं बाहर निकाला। तब ये देखकर नीरज को काफी हैरानी हुई, क्योंकि वो तो ये सब कुछ पहली बार देख रहा था। अचानक उस लाल कलर के धुएं ने पहले की तरह ही उस चुड़ैल का डरावनी औरत का रूप धारण कर लिया। वही डरावनी औरत अब हमारी आंखों के सामने थी। तब नीरज ने जैसे ही ये देखा तो बहुत ज्यादा हैरान रह गया और साथ में घबरा भी गया था। तब मैं घबराते हुए बोली, नीरज चलो यहां से चलते हैं, ये हमें मार डालेगी। ये सुनकर नीरज उसने मुझे पकड़ा। हम दोनों वहां से जाते, उससे पहले ही वो चुड़ैल हमारे सामने आ गई। तब वो चुड़ैल गुस्से में हमारी तरफ देख रही थी और फिर चिल्लाते हुए बोली, छोड़ूंगी नहीं तुझे तो मैं आज पहली बार मैंने उसकी आवाज सुनी थी, जो एक औरत की न होकर एक मर्द की थी और बड़ी ही डरावनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक साथ कहीं लोग बोल रहे हों। ये कहते हुए वो मेरी तरफ बढ़ी और अपने हाथ से मेरे बाल पकड़कर मुझे हवा में लहरा दिया। तब ये देखकर नीरज मुझे बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस चुड़ैल ने उसे एक जोर का धक्का दे दिया जिससे वो एक तरफ गिर गया। तब वो चुड़ैल मुझे हवा में लहराने लगी, कभी फेंक कर किसी पेड़ की डाल पर अटका देता तो कभी वहां से उतार कर मुझे गार्डन में इधर उधर फेंकती। मैं दर्द में डरते हुए अपने आप को बचाने के लिए चिल्ला रही थी। नीरज मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था लेकिन बचा नहीं पा रहा था। तब मेरी हालत देखकर नीरज को बहुत तकलीफ हो रही थी। वो उस चुड़ैल से मुझे छोड़ने के लिए कह रहा था, वहीं वो डरावनी चुड़ैल जैसी मेरी जान लेना ही चाहती थी। तभी नीरज की नजर उस अंगूठी पर पड़ी जो बॉक्स से बाहर थी। उसने तुरंत ही भागकर उस अंगूठी को उठाया और कुछ सोचकर उस जलती हुई आग में फेंक दिया। तब जैसे ही उसने जलती हुई आग में अंगूठी को फेंका,
वैसे ही बेहतर वो चुड़ैल जलने लगी, चिल्लाने लगी और तड़पते हुए जलते हुए उस अंगूठी के अंदर वापस जाने के लिए इस आग में चली गई। और मैं जो हवा में झूल रही थी वो नीचे जमीन पर गिर गई। तब नीरज ने भागकर मुझे संभाला। मुझे उस समय काफी चोट आई थी, लेकिन इस समय मुझे अपनी जान बचानी थी। उस समय हम दोनों इतनी डर गए थे कि उस अंगूठी को आग में जलते हुए छोड़कर वहां से भाग गए। हम तब तक भागते रहे जब तक हम देवी माँ के मंदिर ना पहुंच गए। मंदिर में जाकर हमने थोड़ी चैन की सांस ली, क्योंकि हमें इतना तो पता था कि कोई भी बुरी शक्ति मंदिर में नहीं आ सकती। तब नीरज ने मेरी तरफ देखा और मुझसे सॉरी बोला कि आज तक उसने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया था, लेकिन आज उसने सच्चाई खुद अपनी आंखों से देख ली थी। अब हम दोनों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि घर जा सके। ऐसे में हमने मंदिर के पुजारी से इस बारे में बात की, तो हमारी बात सुनकर पुजारी ने कहा कि जरूर वो कोई श्रापित या भूतिया हीरा है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। वो हीरा जो उस अंगूठी में जड़ा हुआ है, ऐसे में वो चुड़ैल इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। इसके लिए तुम्हें हमेशा के लिए उस हीरे को यानी उस अंगूठी को अपने आप से बहुत दूर करना होगा। ये कहते हुए पुजारी ने जो बताया वही हमने किया। हम मंदिर से गंगा जल लेकर गए। हम सीधे ही डरते हुए उस गार्डन में पहुंचे जहां आग में हमने उस अंगूठी को फेंका था। वहां पर हमने जाकर देखा कि आग बुझ चुकी थी। वहीं पर अंगूठी का सोना पूरी तरह पिघल गया था, लेकिन वो हीरा वहां पर पड़ा हुआ था। तब हमने उस आग के चारों तरफ गंगा जल छिड़का और उस आग की पूरी राख और उस अंगूठी को एक थैली में भरा और फिर उस थैली को अच्छे से बंद करके शहर से काफी दूर आ गए। वहां जाकर हमने एक नहर में उस फेंक दिया और देवी माँ से प्रार्थना की कि फिर कभी हमारे ऊपर इस अंगूठी का साया न पड़े। फिर हम लोग घर लौट आए। वैसे हम बहुत ज्यादा डर गए थे, इसीलिए अब हमने अगले दिन ही उस मकान को छोड़कर दूसरा मकान किराए पर ले लिया। वैसे उस अंगूठी के उस भूतिया हीरे यानी उस अंगूठी के दूर होने के बाद हमारे साथ फिर कोई घटना नहीं हुई, लेकिन जो कुछ हुआ था उसकी वजह से हम इतने ज्यादा डर गए थे कि लगभग 3 महीने तक हम उस डर से बड़ी मुश्किल से उबर पाए थे। वरना रात को सोते समय भी हमें घर में डर लगने लगता था और जो कुछ हमारे साथ हुआ था वो घटना हमें सपने में दिखाई देती थी, जो काफी डरा देती थी। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ पहले की तरह ठीक होने लगा। आज उस घटना को 2 साल हो चुके हैं, लेकिन जब भी वो घटना मुझे और नीरज को याद आती है तो आज भी हमारी आत्मा कांप उठती है। ये मेरे और नीरज के जीवन की ऐसी सच्चाई है जिस पर शायद हर किसी को यकीन नहीं होगा, लेकिन हमने ये सब कुछ बर्दाश्त किया है। कभी कभी कुछ सच्चाई ऐसी होती है कि उन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो अब मैं उन लोगों के नाम लेता हूं जिन्होंने पिछली स्टोरी सुनने के बाद कमेंट करके ये बताया था कि वो कहां से कहानी सुनते हैं और उनका नाम क्या है। तो सबसे पहले गवी सिंह हैं पंजाब से, रब्बी आलम हैं बेंगलुरु से, मनीष यादव हैं यूपी से, संतोष यादव और संजना यादव हैं बिलासपुर से, रमेश हैं बालोतरा राजस्थान से, अरमान हैं पाकिस्तान से, पूनम धनक हैं राजकोट गुजरात से, बलजिंद्र जाट हैं महोली पंजाब से, सहारान हैं यूपी से, संतोष यादव हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, पुष्पा राणा हैं नागपुर से, सुरेंद्र कुमार हैं विजयनगर राजस्थान से, मिस्टर रेहान हैं भजनपुरा दिल्ली से, आरती प्रजापति हैं कोटा से, लक्ष्मण हैं तेलंगाना से, शोभा और अशोक हैं सिरसा हरियाणा से, मनीष यादव हैं, माधुरी चौहान हैं रायगढ़ चित्तौड़गढ़ से, ऋतु थापा हैं मिरुट से, अक्षम खान हैं जौनपुर से, शिवम पांडे हैं प्रयागराज से, जितेंद्र सैनी हैं बरेली से, आसिफ अब्बासी हैं फिरोजाबाद से, मुस्कान हैं हिमाचल से, सरोज और मोहित हैं रायबरेली उत्तर प्रदेश से, बबलू मालाकार हैं गुवाहाटी असम से। तो दोस्तों, ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने पिछली स्टोरी पर कमेंट करके हमें बताया था कि वो कहां से कहानी सुनते हैं। इसके साथ ही अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।